हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विकिरण से संबंधित कुछ परिभाषाओं पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो विकिरण क्या होता है? ऊष्मा संचरण की एक ऐसी विधि का नाम है जिसमें कि ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम विकिरण कहते हैं। विकिरण क्या होता है कि विकिरण एक ऊष्मीय विकिरण भी होता है कि मतलब विकिरण द्वारा जो ऊष्मा संचरित की जाती है उस ऊष्मीय ऊर्जा को हम लोग विकिरण ऊर्जा कहते हैं। विकिरण ऊर्जा अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है। प्रत्येक वस्तु प्रत्येक ताप पर कुछ ना कुछ विकिरण का उत्सर्जन जरूर करती है, जिसे ऊष्मीय विकिरण भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्मीय विकिरण को हम लोग अवरक्त तरंगें भी कहते हैं साथ में। तो ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चरल बात थी। अब हम बात करते हैं कि विकिरण संबंधी कुछ परिभाषाओं के ऊपर। तो देखते हैं, पहली डेफिनेशन है संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता। संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता से मतलब है किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित कुल विकिरण ऊर्जा को पृष्ठ की संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। मतलब कोई पृष्ठ है, उसके एकांक क्षेत्रफल द्वारा, मतलब बहुत छोटे क्षेत्रफल के द्वारा जितनी पर सेकंड जितनी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? तो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है इसका, सीजीएस पद्धति में। ठीक है, सीजीएस पद्धति में तो इसका मात्रक होता है अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, ये तो है सीजीएस पद्धति में। पर जब मैं इसकी एसआई पद्धति की बात करूं तो एसआई पद्धति में होता है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, तो ये जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड होता है और ये होता है अर्ग पर मीटर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से इसकी दोनों जो है मात्रक होते हैं। अब बात करें हम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन, तो यह लगभग दोनों परिभाषाओं में थोड़ा सा ही अंतर है। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड जो तरंग दैर्घ्य है वह क्या है? एक एकांक तरंग दैर्घ्य पर सेकंड पर तरंग दैर्घ्य पर एकांक तरंग दैर्घ्य परास में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा। मतलब एकांक तरंग दैर्घ्य के माध्यम से जितनी जो है ऊष्मा एक पर्टिकुलर तरंग दैर्घ्य का जो एक परास में जो निकलता है उत्सर्जन होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। ठीक है, तो इसको हम लोग ई लैम्डा से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई सफिक्स में लैम्डा से डिनोट करते हैं इसको। इसका मात्रक होता है जूल प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड प्रति एंगस्ट्रॉम। जो यही वाला था ये लगभग सेम है, इसमें एक एंगस्ट्रॉम और आ जाएगा, तो ये इसका मात्रक होता है। आगे चले हम, आपेक्षिक उत्सर्जकता क्या होती है? तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी वस्तु से उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण ऊर्जा, मतलब कोई एक तापमान था जो भी हो, 20 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री, किसी एक टेम्परेचर पर किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता ऊष्मीय विकिरण ऊर्जा तथा उसी ताप पर आदर्श कृष्णपिंड के समान क्षेत्रफल से, जितने क्षेत्रफल से उस वस्तु के विकिरण ऊर्जा निकल रही है उतना ही कितना आदर्श पिंड से उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा। टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा, एक सामान्य वस्तु का और एक आदर्श कृष्णपिंड का। समान तापमान पर समान क्षेत्रफल से निकलने वाली या उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का अनुपात या निष्पत्ति को क्या कहते हैं? वस्तु की आपेक्षिक उत्सर्जकता कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई। फॉर्मूला क्या होगा? तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी वस्तु से उत्सर्जित ऊर्जा बटे उसी टेम्परेचर पर उसी क्षेत्रफल में आदर्श कृष्णपिंड से उत्सर्जित ऊर्जा। ठीक है, इसका मान जो होता है आदर्श पिंड के लिए 1 होता है, बाकी सबके लिए 1 से कम होता है। जितनी वस्तुएं संसार में उन सबके लिए इसका ई का मान जो है 1 से कम ही होता है हमेशा। आदर्श कृष्णपिंड के लिए अधिकतम 1 होता है। अगला है संपूर्ण ऊर्जा घनत्व। तो किसी बिंदु पर विकिरण का संपूर्ण ऊर्जा घनत्व उस बिंदु के चारों ओर सभी तरंग दैर्घ्य के लिए प्रति एकांक आयतन में निहित कुल विकिरण ऊर्जा के बराबर होता है।
तो घनत्व क्या होगा, और जो जिस बिंदु के सापेक्ष हमें निकालना है विकिरण ऊर्जा का घनत्व, उसके चारों ओर जितने सभी प्रकार के तरंग दैर्घ्य की एकांक आयतन में जितने कितने तरंग दैर्घ्य हैं, उनकी कुल विकिरण ऊर्जा कितनी है, उस बिंदु के चारों ओर जितने तरंग दैर्घ्य हैं उनकी, उसके बराबर होता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो इसको यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से इसको डिनोट करते हैं। इसका मात्रक होता है जूल प्रति मीटर क्यूब। आ गया स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व। इसके पहले दो चीज़ें आई थी, एक तो आया था हमारे पास में संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता, उसके बाद आया था स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। तो ये उसी का ही एक तरीका है कि संपूर्ण ऊर्जा घनत्व, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व। तो संपूर्ण ऊर्जा घनत्व जब ये है, तो अभी वहाँ तो केवल एक तरंग दैर्घ्य या विकिरण की बात थी, यहाँ पर्टिकुलर तरंग दैर्घ्य की बात आ जाएगी। अब तो किसी विशेष तरंग दैर्घ्य के लिए प्रति एकांक तरंग दैर्घ्य परास में प्रति एकांक आयतन में निहित ऊष्मीय विकिरण को स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक में आयतन में निहित, दोनों डेफिनेशन लगभग सेम हैं, केवल यहाँ किसी एक विशेष तरंग दैर्घ्य की बात होती है, यहाँ एक बिंदु पर विकिरण की बात होती है। बाकी जो लगभग बात है वो सेम ही है। विकिरण की तीव्रता, विकिरण की इंटेंसिटी, तो किसी बिंदु पर विकिरण की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ पर प्रति सेकंड आपतित विकिरण की ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, अब किसी पृष्ठ पर जितनी विकिरण ऊर्जा जो आ रही है, आपतित विकिरण ऊर्जा जितनी उस पृष्ठ पर गिरती है, तो वह उसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वह उतनी ही होती है। कब होती है, जबकि पृष्ठ क्या हो, आपतित विकिरण के लंबवत होना जरूरी है अगर, ठीक है, तभी ये बात फिट बैठती है इसमें। इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है, जूल जे पर एम स्क्वायर एस। ठीक है, इसका मात्रक होता है। परावर्तन क्षमता, किसी वस्तु पर जितना भी मान लीजिए प्रकाश गिर रहा है, वह उसका कितना उसमें से जो परावर्तित कर पाती है, उसको उसकी परावर्तन क्षमता कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी पदार्थ पर या किसी वस्तु पर आपतित होने वाली कुल विकिरण तथा उसके द्वारा परावर्तित होने वाली कुल विकिरण, मतलब परावर्तित होने वाली विकिरण बटे आपतित विकिरण, आपतित ज़्यादा होगी और परावर्तित हो सकता है आपतित के मुकाबले कुछ कम होगी। ठीक है, या बहुत कम भी हो सकती है। तो जितनी भी है, तो इन दोनों का अनुपात को हम क्या कहते हैं, परावर्तन क्षमता कहते हैं। अवशोषण क्षमता, तो किसी भी वस्तु के द्वारा अवशोषित किए गए विकिरण तथा उस पर गिरने वाली कुल विकिरण या आपतित विकिरण। ठीक है, तो उन दोनों के अनुपात को हम लोग उसकी अवशोषण क्षमता भी कहते हैं। परावर्तन क्षमता के लिए हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। परावर्तन क्षमता का क्या होता है, इसको हम लोग स्मॉल आर लैम्डा से डिनोट करते हैं, किसको, परावर्तन क्षमता को। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू आर सफिक्स में है आर, ठीक है, अपॉन क्यू, इसके लिए फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये है, इसका कोई मात्रक तो होता नहीं है। कैपिटल क्यू आर का मतलब है कि जो इससे परावर्तित की गई विकिरण है, और ये है इस पर आपतित विकिरण। उसी प्रकार से इसमें ये इसके लिए हो जाएगा क्यू अपॉन, ठीक, तो ये तो परावर्तित हो गया, ए लैम्डा चाहिए हमें। ठीक है, तो ए लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा आर क्यू ए सफिक्स में ए। ठीक है, मतलब इसने कितना इसने अवशोषित कर लिया और कितना इस पर टोटल गिरा था प्रकाश या विकिरण ऊर्जा। अब बात करते हैं पारगमन क्षमता की। तो पारगमन क्षमता क्या होती है, किसी भी पदार्थ द्वारा निश्चित समय में परावर्तित विकिरण की मात्रा तथा उतने ही समय में, मतलब किसी भी पदार्थ से कितना जो है परावर्तित हो गया और उतने समय में उस पर आपतित प्रकाश को या आपतित विकिरण को, ठीक है, प्रकाश विकिरण दोनों अंतर है वैसे, तो आपतित विकिरण, ठीक है, तो इसको क्या डिनोट करते हैं, टी लैम्डा से। ठीक है, तो वही फॉर्मूला दोनों का सेम है कि आने वाली मात्रा, ठीक है, पृष्ठ से किसी समय पारगमित कितना हुआ और कुल कितना गिरा उस पर। ठीक है, दोनों के अनुपात को हम इसको लिए हम ले सकते हैं क्यू के सफिक्स में यहाँ पे टी लिख ले बटे क्यू आ जाएगा। अब ये टी क्यों आया है, पारगमन को इंग्लिश में ट्रांसमिशन कहते हैं, तो टी ले लिया। लास्ट वाले में अवशोषण क्षमता के लिए क्यों लिया था, तो वहाँ अवशोषण को एब्जॉर्प्शन पावर कहते हैं, परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसलिए हमने आर लिया था। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों को लेते हैं। अब आपतित ऊष्मा कैसे पता चले, आपतित ऊष्मा कुल कितनी होगी,
तो आप टी के सापेक्ष प्लस क्यू ए प्लस क्यू आर इक्वल टू टोटल कितना हो क्यू। तो ऊष्मा संरक्षण के नियम से ये वाली बात या ऊर्जा संरक्षण के नियम से ये वाली बात पता चलती है। तो आदर्श कृष्ण क्या होता है, वह पिंड जिस पर कितना ही प्रकाश आपतित हो, कितनी उस पर विकिरण आपतित होने पर वो सारी की सारी विकिरण को अवशोषित कर लेता है, उससे हम क्या कहते हैं, आदर्श कृष्ण पिंड कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने इस वीडियो में लगभग कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस थी विकिरण से रिलेटेड, उनको समझने की कोशिश की। एक